अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, आज हम आपको ओमान नामी अरबी मुल्क के बारे में दिलचस्प हकायक से आगाह करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे कौन कौन से निराले काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओमान में ही होते हैं। ओमान में ख़वातीन एक मखसूस नकाब क्यों इस्तेमाल करती हैं और इसे जादूगरों की सरजमीन क्यों कहा जाता है। ये सब कुछ और ओमान की तारीख जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलते हैं सरजमीन ओमान पर और जानते हैं कुछ अनोखा। दोस्तों, ओमान जनूब मगरबी एशिया का एक अहम मुल्क है जो जजीरा नुमा अरब पर वाक़ है। इसकी खुश्की से सरहदें शुमाल मगरब में मुत्तहिदा अरब अमारात से, मगरब में सऊदी अरब से और जनूब मगरब में यमन से मिलती हैं। साहिल के एतबार से जनूब मशरक में बहीरा अरब, शुमाल मशरक में खलीज ओमान है और समंदर से इसकी कुर्बत पाकिस्तान और ईरान से भी है। ओमान में सहरा, पहाड़ी इलाके और सरसब्ज इलाके भी पाए जाते हैं। अपने वसी रकबे, आबादी, तेल और गैस के ज़खायर और अपनी जोग्राफियाई पोजीशन के हवाले से ये सऊदी अरब के बाद खलीज तावन कौंसिल का सबसे अहम मुल्क है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो 1947 से सल्तनत ओमान के पाकिस्तान से फ़ौजी, दिफाई तावन और इमदाद के हवाले से गहरे और अच्छे ताल्लुकात रहे। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह इस मुल्क की आबादी में भी अफरादी कुव्वत के लिहाज से बड़ा हिस्सा जनूबी एशिया के बाशिंदों का है। और यहाँ भी अगरचे 1945 से 2019 तक कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों को शहरियत नहीं दी जाती, मगर यहाँ बलोचिस्तान गवादर की पुरानी आबादी के एक बड़े हिस्से को ओमानी शहरियत हासिल है, क्योंकि गवादर का इलाका 1958 तक सल्तनत ओमान यानी मस्कत का हिस्सा था, जिसे बाद अज़ा पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से खरीद लिया गया। ओमान और इंडिया के ताल्लुकात भी कई सालों पर मुहित हैं। जब इंडिया में नेहरू की हुकूमत थी तो उस वक्त ओमान के बादशाह तैमूर बिन सईद ने गवादर शहर और इससे मुल्का बंदरगाह जवाहिर लाल नेहरू गवर्नमेंट को कौड़ियों के दामों खरीदने की ऑफर की, मगर नेहरू ने तारीख की बड़ी गलती करते हुए इस बंजर ज़मीन को खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गवादर शहर और बंदरगाह को पाकिस्तान ने खरीद लिया। आज गवादर की बंदरगाह एशिया समेत दुनिया भर के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है और इंडिया अपनी गलती पर पछता रहा है। नाजरीन ग्रामी, ओमान एक ऐसा मुल्क है जहां हर बुध को औरतों के लिए एक ख़ास बाज़ार लगाया जाता है, जहां दुकानदार भी ख़वातीन ही होती हैं और इस बाज़ार में मर्दों का दाखिला ममनू होता है। इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि ये बाज़ार एक बंद इमारत के अंदर लगाया जाता है जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। इसी खासियत की बिना पर इस बाज़ार को मार्केट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। इस बाज़ार में ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद होती हैं। ओमानी औरतों के हवाले से एक अहम बात आपसे शेयर करते चलें कि ओमानी औरतें ख़ास किस्म का नकाब करती हैं जो दीगर इस्लामी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस नकाब के पीछे की छुपी हुई हकीकत भी इंतहाई हैरान कुन है। कहा जाता है कि ज़माना कदीम में जब ओमान सिर्फ एक जजीरा हुआ करता था, उस वक्त यहाँ एक जादूगर ने आकर कब्जा कर लिया। ये जादूगर ओमान में बसने वाली खूबसूरत औरतों का चेहरा देखकर उन पर फरेफ्ता हो जाता और शैतानी अमल की मदद से पसंद आ जाने वाली औरत को हिप्नोटाइज करके इसके साथ जिनसी ज्यादती करता, जिस पर यहाँ की खवातीन ने चेहरे छुपाने के लिए एक मखसूस किस्म का नकाब तैयार किया। यूं ये रिवायत बढ़ती चली गई जो आज तक बरकरार है। प्यारे साथियों, ओमान खलीज तावन कौंसिल का रुकन मुल्क है और कम ही लोग जानते हैं कि खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा सयाती रियासत ओमान है। ओमान की मुनफरिद बात यह भी है कि ये न सिर्फ खलीज बल्कि कुर्राए अर्ज़ पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। माहिरीन के मुताबिक ओमान में इंसानी ज़िंदगी की उम्र कम अज़ कम 1,26,000 बरस है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क का एजाज़ भी हासिल है। ओमान माजी में पुर्तगाल की नौ आबादी रहा। 1650 में जंग आज़ादी करके ओमानी कबाइल ने पुर्तगालियों को बेदखल किया, जबकि बाकी अरब ममालिक को इस्तिमारी कुव्वतों से आज़ादी बहुत बाद में मिली। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश बाप बेटे दोनों ने अपने अपने अदवार में ओमान के दौरे किए। इस हवाले से ओमान को अमरीका के साथ तवील दोस्ती का भी रिकॉर्ड हासिल है। ओमान वाहिद खलीजी मुल्क है जो यमन की हालिया जंग में सऊदी अरब के ऑपरेशन का मुखालिफ है। वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिस का किरदार अदा करता रहा। ओमान को दहशतगर्दी से पाक मुल्क होने का एजाज़ भी हासिल है। 9/11 के बाद दुनिया भर में शुरू होने वाली दहशतगर्दी का कोई असर ओमान पर ना हुआ। अब तक कोई एक दहशतगर्दाना वाक़या भी रूनुमा ना हो सका।
جس کی وجہ سے اس کا یہ اعزاز بھی سب سے نمایاں ہے۔ ماضی میں عمان کو سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی بھی حیثیت حاصل رہی۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیاں یورپ برآمد کی جاتی تھیں۔ اس وقت گھوڑوں کی اعلیٰ ترین نسل عمان میں افزائش پاتی ہے۔ دنیا بھر میں عمان سے بہترین نسل کے گھوڑے برآمد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اسلام کی آمد کے بعد عمان کا یہ علاقہ دیگر عرب ملکوں کی طرح مسلم اکثریت کا علاقہ بن گیا، اور پھر تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب عمان اور مسقط کی ریاست اس خطے کی ایک مضبوط ریاست اور طاقتور بادشاہت بن گئی، مگر خصوصاً نو آبادیاتی دور کے آغاز سے سلطنت عمان کمزور ہونے لگی۔ 1507 سے 1650 تک مسقط پر پرتگالیوں کا قبضہ رہا اور وہ اس بندرگاہ کو تجارت کے لیے استعمال کرتے رہے۔ 147 سال بعد عارضی طور پر ترکی کی خلافت عثمانیہ کا ایک طاقتور بحری بیڑا مسقط آیا اور حملہ کر کے پرتگالی قلعے کو تباہ کر دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ دوبارہ 1581 میں ترکی کے عثمانیوں نے پرتگالیوں کو یہاں شکست دی اور مسقط کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 1588 تک برقرار رہا اور پھر ترک فوجیں یہاں سے رخصت ہو گئیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں یاروبا اماموں نے عمانیوں کو متحد کیا۔ ناصر بن مرشد پہلا یاروبا امام بنا اور یہاں سے پرتگالیوں کو نکالنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ ناصر کے بعد امام سیف بن سلطان نے زانزیبار پر قبضے کے بعد سوالی ساحل پر پرتگالیوں کے ایک مضبوط قلعے اور چھاؤنی کا 2 سال تک محاصرہ کیا اور اسے 1698 میں فتح کر لیا۔ اس کے بعد عمانیوں نے آسانی سے پرتگالیوں کو افریقہ کے ساحلی علاقوں سے نکال دیا۔ ناظرین گرامی، سیف بن سلطان نے 1700 میں بحرین پر بھی قبضہ کیا۔ 1718 میں سیف بن سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اماموں کے درمیان اقتدار کے لیے زور آزمائی شروع ہوئی۔ امام سیف بن سلطان دوئم نے اپنے مخالفین کے خلاف ایران کے بادشاہ نادر شاہ سے 1737 میں مدد حاصل کی۔ ایرانی افواج عمان میں سیف بن سلطان دوئم کی مدد کو آئیں اور پھر 1743 میں انہی ایرانی فوجیوں نے یاروبا اماموں کے خلاف بغاوت کر دی اور عمان پر ایران کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ نئے امام احمد بن سید کے دور یعنی 1749 میں عمان سے ایران کا قبضہ ختم ہوا۔ احمد بن سید کی وفات 1783 میں ہوئی تو ان کا بیٹا سید بن احمد امام ہوا۔ پھر سید بن احمد کا بیٹا سید حامد بن سید امام ہوا جس نے مسقط پر بھی قبضہ کیا۔ اس کے چچا سید سلطان بن احمد امام منتخب ہوئے۔ ان کا انتقال 19ویں صدی میں ہوا۔ ان کی وفات کے بعد نئے امام اذان بن قیس منتخب ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ ہندوستان میں بنگال اور مدارس کے علاقوں پر قابض ہو چکا تھا اور اپنی طاقتور نیوی کی وجہ سے بڑی نوآبادیاتی قوت بن کر یہاں بھی اپنے قدم جما رہا تھا۔ بعد میں یہاں انگریز اتنے طاقتور ہو گئے کہ اپنی مرضی کا امام چاہنے لگے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔